हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रभाव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी नीतियों के बीच में एक राहत भरी खबर आई है। ये इस वर्ष तीसरी राहत भरी खबर है भारत के संदर्भ में। मैं इसकी बात आगे करूंगी, लेकिन वो खबर क्या है? बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला के टर्मिनल अधिकार भारत ने जीत लिए हैं चाइना की तुलना में। इस पूरी खबर का चाइना के लिए क्या निहितार्थ है, बांग्लादेश के लिए क्या निहितार्थ है और भारत के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसे महत्वपूर्ण है, इसकी परिचर्चा हम संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से इसकी बात करेंगे। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं, परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये बांग्लादेश है, ये है मोंगला बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, ये चटगांव बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है बांग्लादेश का, और ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मोंगला, जिसपे परिचालन अधिकार यानी टर्मिनल जो परिचालन अधिकार है वो भारत को मिल गए हैं। यहां पे दो चीजें समझनी जरूरी है दोस्तों। एक तो जैसा कि न्यूज है कि भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत हासिल की है चाइना के संदर्भ में, जो क्षेत्रीय गतिशीलता विशेष तौर पे चाइना के लिए काफी उल्लेखनीय है। हिंद महासागर में बीजिंग यानी चाइना के बढ़ते प्रभाव के बीच में रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उन पे पैर जमाने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के तौर पे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, चटगांव के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यदि हम बात करें इस वर्ष की, तो ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद हाल ही के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए यह तीसरी सफल बोली है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में हमने आसपास के 3 देशों पे जो परिचालन क्षमता या परिचालन के जो अधिकार हैं वो प्राप्त किए हैं। अभी हाल ही में चाबहार के साथ हमारा समझौता हुआ है, इससे पहले म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे भी हमें परिचालन अधिकार मिले, और ये तीसरा बंदरगाह है बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह, जो अपने आप में काफी ज्यादा रणनीतिक महत्व का है। टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। यहां पे मोंगला भारत के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा अवसर है। ऐसे में भारत को अपनी न्याय संगत बंदरगाह साझेदार के तौर पे अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने का एक बड़ा मौका है भारत के पास। तो भारत बेहतर तरीके से यदि परिचालन संपन्न करता है और अपने समझौते के जो भी नियम है उन पे खरा उतरता है, तो ये अलग अलग देशों के संदर्भ में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अब यहां पे बात करते हैं कि आखिर इस कदम से बीजिंग कैसे हैरान है। तो बीजिंग की बहुत सारी नीतियां हैं जो विशेष तौर पे हिंद महासागर के इर्द गिर्द घूमती हैं। यहां पे यदि हम बात करें, समुद्री रेशम मार्ग पहल के तहत हिंद महासागर में चाइना लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है, सक्रिय तौर पे लगा हुआ है, जिसके तहत हम पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लेके पूर्वी अफ्रीका में जिबूती बंदरगाहों में चाइना के निवेश को देख सकते हैं। और यहां पे पूरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत यदि हम देखेंगे तो चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, उसके बाद चाहे पाकिस्तान हो, जिबूती तक जो चाइना है वो अपने बंदरगाहों का प्रसार कर रहा है। बड़े स्तर पे अलग अलग देशों के बंदरगाहों में निवेश कर रहा है। यहां पे जिबूती में $78 मिलियन और ग्वादर में $1.6 बिलियन का निवेश चाइना के द्वारा किया जा रहा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर में लगभग 17 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिन 17 में से 13 बंदरगाह का निर्माण कर रही हैं चाइनी कंपनियां और 8 परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी है। और यदि हम हिंद महासागर से परे देखें तो चीनी कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी बंदरगाह या टर्मिनल के लिए पट्टे हासिल कर रही हैं। यानी कि चाइना इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हमें बहुत ही सक्रिय मोड में देखने को मिल रहा है, जो भारत के लिए, भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। तो ऐसे में भी भारत को भी लगातार प्रयास करने पड़ेंगे अलग अलग देशों में इस तरीके की परियोजनाओं को हासिल करने के। यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना के ऊर्जा आयात का लगभग 80% इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो बीजिंग के लिए इन बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। यानी बीजिंग की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं वो काफी रणनीतिक तौर पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोंगला बंदरगाह सौदे को इस क्षेत्र में
चीन के बड़े पैमाने पर निवेश के जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। भारत के प्रभाव को यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पे बढ़ाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत का जो रोल है, भारत की जो भूमिका है, उसको मजबूत करेगा। तो चाइना के संदर्भ में हमने देखा कि चाइना की क्या पॉलिसी है हिंद महासागर के संदर्भ में, वो कितने बड़े स्तर पे वो बंदरगाहों में निवेश कर रहा है, जिसके पीछे चाइना के खुद के राष्ट्रीय हित छुपे हुए हैं। अब यदि हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक चौराहे पे खड़ा है। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक संभावित केंद्र बन सकता है। बांग्लादेश ने 2016 में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बांग्लादेश पार्ट बना, उसमें शामिल हुआ और बड़े स्तर पे बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए चाइना के वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की उम्मीद बांग्लादेश ने की थी और बड़े स्तर पे चाइना इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्रों में कर भी रहा है। यदि हम बात करें, चीन बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण निवेशक रहा है, जिसके पास यानी चाइना के पास वर्तमान में जो चटगांव, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, चटगांव में 750 एकड़ का औद्योगिक पार्क और चटगांव बंदरगाह जैसी परियोजनाएं फिलहाल चाइना के पास है। हालांकि मोंगला बंदरगाह में भारत को यह परियोजना आवंटित करके बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं एक संतुलित नजरिया अपनाने का प्रयास किया है कि ना तो वो चाइना को इग्नोर कर सकता है और भारत का पड़ोसी होने के नाते वो ना ही भारत को इग्नोर करके चल सकता है। यहां पे आप देख सकते हो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पिछले 3-4 महीनों में दोनों देशों की यात्राएं की गई। पहले भारत की यात्रा पे आई और उसके बाद चाइना की यात्रा पे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो गए। ये भी संतुलित रणनीति को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें समुद्री क्षेत्र के समझौते भी शामिल थे। वहीं चाइना की यात्रा के दौरान भी बड़े समझौते हुए, लेकिन कुछ हद तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि उन्हें लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की उम्मीद थी, जो मात्र 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही चाइना की तरफ से मिला। तो इस पे काफी विवाद भी उठा था। हालांकि बांग्लादेश का ये रुख है कि वो संतुलित रुख अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को अपने विकास के लिए चाइना की भी जरूरत है, भारत की भी जरूरत है, लेकिन यहां पे भारत की प्रायोरिटी ये बनती है कि हम बांग्लादेश को ये विश्वास दिलाएं कि हम बेहतर तरीके से बांग्लादेश के विकास में उसका साथ दे सकते हैं, बांग्लादेश के डेवलपमेंट में बड़े सक्रिय तौर पे भागीदारी निभा सकते हैं। तो बांग्लादेश संतुलित नजरिया देख लिया। अब यदि हम भारत के लिए इस बंदरगाह का महत्व देखें, तो सबसे पहला महत्व है व्यापारिक कनेक्टिविटी बड़े स्तर पे बढ़ेगी बांग्लादेश और भारत के बीच में, और न केवल बांग्लादेश और भारत बल्कि पूर्वोत्तर से भी इस तरीके की परियोजनाओं के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। हम पूर्वोत्तर के विकास पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बांग्लादेश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यदि हम बात करें, दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाइना के प्रभाव को भारत नियंत्रित करने में सफल हो पाएगा, क्योंकि यदि हमारे पड़ोसी देशों में ही चाइना का प्रभाव बड़े स्तर पर बढ़ा तो वो भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षात्मक चिंताओं का समाधान करने के संदर्भ में जरूरत इस बात की है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में अपना जो प्रतिनिधित्व है, अपनी जो उपस्थिति है वो बढ़ाए और निश्चित तौर पे जो परियोजनाएं हैं उनका सफल संचालन करे, ताकि भारत के प्रति अलग अलग देशों का जो विश्वास है वो बढ़े और आगे आने वाले समय में अलग अलग देशों द्वारा भी भारत को अलग अलग परियोजनाओं में जो भागीदार है वो बनाया जाए। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। ध्यान रखिएगा, भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत का अपना प्रभाव स्थापित करने के दृष्टिकोण से, इस क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि ये प्रोजेक्ट कितने सफलतापूर्वक भारत इस प्रोजेक्ट का परिचालन करता है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्रतिज्ञा बैच 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं।
स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाइए और एडमिशन ले लीजिए। ध्यान रखिएगा 27,999 में ये बैच मिल रहा है, लेकिन इस बैच की खूबसूरती ये है कि यदि आप 2025 का PT पास करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। 2.5 साल की वैलिडिटी है, डेली लाइव क्लासेस, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें केवल मेंस का GSE नहीं बल्कि आपका PT, मेंस, इंटरव्यू, हर स्तर का जो प्रिपरेशन है इस बैच में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा। और इसमें CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, एसे सब कुछ इंक्लूड है। तो अपनी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन लें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।